अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट कराया था मैंने? लास्ट क्लास में थर्मो वाला कंप्लीट हो गया था। ठीक। अब देखिए ये जो टॉपिक है यहां पे अगर मैं लिख दूं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी, तो वहां पर आंसर सिर्फ आएगा ओनली टेम्परेचर। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, वो सब केपी और केसी को चेंज नहीं करते, है ना। लेकिन अगर अपन बात करें इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो इसको कई सारे फैक्टर चेंज कर सकते हैं, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम। बट हम ये कहेंगे कि चेंज कर सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे डेफिनेट कि विल चेंज, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन, इसके बाद प्रेशर, वॉल्यूम या कैटलिस्ट के बारे में अपन अभी रख देते हैं। कैटलिस्ट में चेंज कंपोजिशन, यहां मैं वर्ड लिख रहा हूं, में चेंज कंपोजिशन, मतलब मैं डेफिनेट नहीं बोलूंगा कि ये चेंज करेगा कि नहीं करेगा, सही बात। ये डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, ठीक है ना, उसकी स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से। और हम ये बात कर रहे हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कहीं पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है, दोनों एक एक मोल पड़े हुए हैं। कोई भी चेंज मैं ऐसा कर रहा हूं जिससे ये एक एक मोल जो पड़े हुए हैं इनमें चेंज हो जाए, तो कंपोजिशन चेंज करने का सीधा सा मतलब क्या है कि वहां पर जो भी मोल्स पड़े हुए हैं ना किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो चेंज हो जाने चाहिए। अगर हमने कोई एक्सटर्नल चेंज किया और उससे इन मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम आंसर ये देंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, ठीक है ना। वो अपन डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो अब ये चेंज देखने के लिए अपन जो है प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में इसका स्टेटमेंट ये था कि अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन इसका अपोज करेगी, ठीक है ना। रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में जाएगी जहां ये चेंज खत्म होता हो या मिनिमाइज होता हो, समझ गए बात हो। मतलब कि रिएक्शन को करना है इसका जस्ट रिवर्स जो हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इफ एनी चेंज इज डन एट इक्विलिब्रियम, reaction will oppose this change and goes in the direction where it can be minimized। मतलब कि वो चेंज जो हमने किया, रिएक्शन अपोज कैसे कर रही है कि उस डायरेक्शन में जा रही है जहां ये इफेक्ट को हम खत्म कर सके। इफेक्ट खत्म करना अपन किसको बोलते हैं, वो एग्जांपल समझते हैं। जिसे मैं पहला ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट समझाने के लिए मैं एक रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं, ए गैस से बी गैस, केसी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, ठीक। अब अगर मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो मैं केसी को क्या मानूं, कांस्टेंट। और ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है, इक्विलिब्रियम। ये सारे चेंज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन को चेंज करने वाले। मतलब ये पढ़ने के पहले एक प्राइमरी कंडीशन ये है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहले से पड़ी होनी चाहिए।
रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है और अब हम उसमें चेंज करने वाले हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम पे मैं कहीं से लाके सडनली ए डाल दूं तो ये बढ़ जाएगा। ये कांस्टेंट रहना है तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये बढ़ना चाहिए। समझिए बात हो? अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये भी कम होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को अपन एक तरह से ली चैटेलियर से समझ रहे हैं। वो ये बोल रहा है कि अगर मान लो रिएक्टेंट को हमने बढ़ा दिया, रिएक्टेंट फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, ए कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। ये तो मैंने यहां से बता दिया, समझा दिया। ली चैटेलियर बोलता है कि जैसे ही हमने ए बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगी, किस डायरेक्शन जाने लग जाएगी, और फॉरवर्ड कब तक जाएगी, जब तक कि टिल न्यू इक्विलिब्रियम। अब जाहिर सी बात है कि ये कम होगा और ये बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। समझ गया बात को? ठीक है। अच्छा, नए इक्विलिब्रियम तक ये चला तो अपन इसका इफेक्ट क्या बोलेंगे कि अगर मैंने ए बढ़ाया तो उससे बी बढ़ने लग गया, तो रिवर्स हो गया ना। और बल्कि इधर देखूं तो मैं ए कम हो रहा है, हमने ए बढ़ाया लेकिन रिएक्शन ए को कम कर रही है, अपोजिट इफेक्ट हो गया। तो अपने दिमाग में यही पॉइंट आना चाहिए, हमने ए बढ़ाया है तो रिएक्शन ए कम करेगी। ए कैसे कम कर सकती है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि रिएक्टेंट ए इज इंक्रीज, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ठीक है ना। और यहां से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो, यहां से मैं लिख दूं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप तो यहीं से देखो सीधा, अगर मैंने इसे बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, इसे कम किया तो ये कम होगा। दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है। सेकंड केस में बोलूं कि प्रोडक्ट बी इज इंक्रीज्ड, प्रोडक्ट बी कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड। यहां से भी समझ सकते हो, अगर ये बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ना चाहिए। ये कैसे बढ़ेगा, जब रिएक्शन कब जाए, बैकवर्ड, ठीक। और तीसरा पार्ट कि रिएक्टेंट ए इज डिक्रीज, बोलो क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा हूं तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज होता है, आफ्टर इफेक्ट समझ रहे हो इस एरो से, कि प्रोडक्ट कम होता जाएगा और रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा। उसके बाद चौथा, प्रोडक्ट बी इज डिक्रीज्ड, यहां समझ लो बी अगर ये डिक्रीज किया मैंने तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए। और रिएक्टेंट कैसे डिक्रीज होता है, फॉरवर्ड। अब इन चारों केसेस में मैं बोल रहा हूं कि फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी है। अगर मैं पूछूं कि कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, कंडीशन सबसे पहली कौन सी हो गई, एक तो जिसमें ये वाली, और दूसरी कौन सी हो गई, यानी कि फेवरेबल कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट इंक्रीज करना चाहिए या फिर प्रोडक्ट को डिक्रीज। प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज करता है, प्रैक्टिकली प्रोडक्ट कैसे डिक्रीज किया जाता है, उसमें से प्रोडक्ट हटा लिया जाए। रिएक्शन होने के बाद अगर आप प्रोडक्ट हटा लोगे तो फिर रिएक्शन जैसे प्रोडक्ट कम होगा किधर चलने लग जाएगी, फॉरवर्ड। फेवरेबल नहीं, फॉरवर्ड। कंफ्यूज मत हो यार, इतना आसान है। फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है, वी वांट टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम हमें प्रोडक्ट मिले, तो रिएक्शन किधर जानी चाहिए, फॉरवर्ड। तो इनमें से जो फॉरवर्ड वाले केस हैं मैंने वही फेवरेबल माने। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से भी कौन सा केस ज्यादा बेटर है, इकोनॉमिकली सेकंड इज बेटर। व्हाई, क्योंकि पहले वाले केस में तो हमें इनपुट डालना पड़ रहा है, बाहर से लाके रिएक्टेंट डालना पड़ रहा है। इसमें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाहर से कुछ डालना नहीं पड़ रहा है। हमारा काम यह है, रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली रिमूव करते जाए। समझ में बात,
तो प्रोडक्ट हटाते जाएंगे तो रिएक्शन, जैसे ही प्रोडक्ट हटेगा रिएक्शन किधर जाने लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल 4 पॉइंट है। रिएक्टेंट बढ़ाया तो फॉरवर्ड चली गई, प्रोडक्ट बढ़ने लग जाएगा। प्रोडक्ट बढ़ाया तो बैकवर्ड चली जाएगी और रिएक्टेंट बढ़ने लग जाएगा। और जी बिल्कुल आसान चीज यहां से देख सकते हो, यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है गैस वाला, ठीक है ना। अगर कोई सॉलिड रिएक्टेंट हुआ तो क्या होगा ये देखते हैं, नोट करो। ये 2 पॉइंट अपन सभी के लिए याद कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मैं x मानूं इंक्रीजेस, ठीक। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो DOD x डिक्रीज। किसी भी इफेक्ट में अगर ये ऐसा आ रहा है तो x के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक ना। जैसे जेई ने कई बार 2 साल एक जैसा क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो हमने PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 में सडनली हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन Kp। क्या आंसर होगा इसका? नो इफेक्ट। लेकिन साथ में उसे चारों ऑप्शन में एक जगह x भी दिया हुआ था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि x पे क्या फर्क पड़ेगा। तो x तो चेंज हो सकता है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो x बढ़ेगा यानी ज्यादा अमाउंट खत्म हो रहा है, डिसोशिएटेड हो रहा है, और बैकवर्ड आ रही है तो x कम होता है। तो ये पॉइंट तो अपन जनरल याद कर सकते हैं। इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि देयर इज नो इफेक्ट इफ सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज एडेड कहने का क्या मतलब है कि अगर इक्विलिब्रियम पे कोई भी ऐसी चीज में डाल दूं जो सॉलिड स्टेट में, तो उसका इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को मैं कैसे समझा सकता हूं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया NH4HS सॉलिड, यहां से अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। अब आप ये देखो कि जब मैं Kp लिखूंगा या Kc लिखूंगा तो Kc में अमोनिया आएगा सिर्फ और H2S आएगा। अगर मुझसे बोला जाए कि अमोनिया हमने बढ़ा दी, किधर जाएगी रिएक्शन? अमोनिया बढ़ा दी बैकवर्ड जाएगी, H2S बढ़ा दिया। अगर उसने बोला कि सम मोर सॉलिड इज एडेड तो हम ये लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट इफ मोर सॉलिड NH4HS is added there is no effect, ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा, अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो उसका फर्क इस पे पड़ने वाला है। जैसे कि हमने वहां प्रोडक्ट ही चेंज किया तो रिएक्टेंट पे फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो किसमें होनी चाहिए? गैसीय स्टेट। सॉलिड स्टेट वाला रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि सॉलिड विल नॉट कॉज एनी चेंज इन द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। अब इस चीज को जो है मैं एक न्यूमेरिकल से देख रहा हूं। न्यूमेरिकल मैंने लिया कि जैसे फॉर द एग्जांपल हमसे बोल दिया कि इनिशियली 1 मोल ऑफ A and 1 mole of B are present in 1 liter container। हाँ, इसको इनिशियली ना बोलूं, एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ A and 1 मोल ऑफ B are present in 1 liter container, और रिएक्शन दे दी मुझे A से B गैस। इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि वो इनिशियली लिख रहा है या इक्विलिब्रियम लिख रहा है। अगर वो इनिशियली लिखेगा तो मुझे रिएक्शन को x तोड़कर फाइनली इक्विलिब्रियम तक लाना पड़ेगा उसे। लेकिन अगर उसने सीधा इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो मैं इसको रखकर पहला पार्ट पूछ लिया Kc क्या होगा, बता सकते हैं सीधा? कितना आ गया? 1। अब उसने बोल दिया इफ एडिशनल 1 mole of A is added at equilibrium। अब जाहिर सी बात है कि अगर अपन A को बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा,
इसे बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड, इसे बढ़ाते तो बैकवर्ड। अब वो यहां पूछ सकता है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे कि अब रिएक्शन चलेगी और इस तरीके से चलेगी कि वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा न्यूमेरिकली, ए से बी। ठीक, सडनली मैंने क्या किया, 1 + 1 मोल कर दिया, ये 1 पहले से पड़ा हुआ था। आप चाहो तो इसको क्यू निकाल के भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आप क्यू निकालोगे तो Q इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज लेस देन KC आ रहा है, तो रिएक्शन किधर जाएगी। लेकिन ये वो कंडीशन है जहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड। कब तक जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना जाए। तो 2 - y कर दूं तो इधर 1 + y। क्लियर है। 1 अपन ने पहले से लिया हुआ है इसमें, और y कैसे मिला कि 1 1 की स्टोइचियोमेट्री है, y खत्म हुआ तो इधर y। तो Kc इज इक्वल टू, अब वापिस Kc का यूज कर दूं, 1 + y अपॉन 2 - और Kc की वैल्यू 1 रखकर मैं y निकाल लूंगा। A की कॉन्सेंट्रेशन 2 - y और B की कॉन्सेंट्रेशन 1 + y। समझ गए बात को। अगर मैं ये बोलता यहां पर कि मैंने 1 मोल ऑफ B ऐड कर दिया है, तो 1 मोल ऑफ B ऐड करते ही इधर हो जाता 2 और इधर 1, बैकवर्ड चलती। मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी। तो आप उसको जो है वही एक्सप्रेशन में रखकर भी सोल्व कर सकते हो, या उल्टा करके लिख के भी सोल्व कर सकते हो। वो पॉइंट मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। तो उस केस में अपन यहां से इधर y माइनस करेंगे, इधर y जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं उसी हिसाब से करा देता हूं कि 1 मोल ऑफ B इज एडेड। B ऐड करते ही यहां क्या हो गया, 1 + 1। अब मुझे रिएक्शन देखना है कि कितना हो गया, 2/1। 2/1 यानी ग्रेटर देन KC। रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो मैं यहां जो है रिवर्स कर दूं, 2 - y अपॉन 1। अब बच्चा यहां कंफ्यूज ना हो जाए, KC का एक्सप्रेशन ये का यही होगा, ठीक है ना। और यहां रख दूंगा 2 - y अपॉन, तो दिस इज 1 + y और ये। ऐसा नहीं है कि आप इसको इधर चला रहे हो तो इसको उल्टा लिख दो, ये चीज मैं बता चुका हूं। अगर आप रिएक्शन को उल्टा लिख रहे हो तो फिर ये K भी उल्टा हो जाएगा, नोट कीजिए। इफेक्ट हम देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखिए, कंटेनर का प्रेशर बढ़ाने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। या तो आप कंटेनर का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उससे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर आप कहीं से लाके मोल ऐड कर दीजिए। लेकिन मोल ऐड करने वाला इफेक्ट हम पहले देख चुके हैं, उसको वहां डाल के देखेंगे। क्योंकि देखिए उस केस में क्या है कि चाहे मैं A को ऐड करूं या B को ऐड करूं, प्रेशर तो दोनों ही केस में बढ़ना है। लेकिन A के बढ़ाने से तो रिएक्शन इधर गई और B के बढ़ाने से, तो मैं मोल बढ़ाने वाले इफेक्ट को यहां कंसीडर नहीं करूंगा। यहां मैं ये मान रहा हूं कि मान लीजिए एक कंटेनर मैंने लिया जिसमें अंदर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, और यहां पिस्टन लगा के मैं पिस्टन को ऊपर नीचे करता रहूं, तो पिस्टन के ऊपर नीचे होने से प्रेशर चेंज होगा। तो हम सिर्फ यही इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं यहां पे, ठीक है ना, कि हम यहां पे प्रेशर बढ़ाने के लिए इसको डाउन करें, ठीक है ना। यानी कि प्रेशर यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ लिख सकता हूं मैं। यानी मैंने कंटेनर का वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और मैंने वॉल्यूम कम किया, बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसका फर्क क्या पड़ने वाला है, ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं अभी टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहा हूं। ये सारे इफेक्ट हम ये सोच के पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर इस दौरान चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो फिर केपी और केसी भी चेंज होने लगेगा। क्लियर है पॉइंट है। अब ली चैटलियर इसके लिए क्या बोलता है कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है, तो रिएक्शन उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी।
ध्यान सुनना, ये बिल्कुल लॉजिकल चलेगा। अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, हमने पिस्टन नीचे कर दिया, एकदम से प्रेशर बढ़ा, अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए प्रेशर को वो कम करना चाहिए। और प्रेशर कम कैसे होता है गैस का? जब गैस के मोल्स कम हो। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इज इंक्रीज, ये तो हमने किया। ठीक है, क्या होगा अब? रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर, ये उल्टा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना? सो इट गोज इन द डायरेक्शन वेयर gaseous moles are reduced. Gaseous moles are reduced. ध्यान देना, gaseous moles, मोल किसके कम करने चाहिए? गैस के। ठीक है ना? और रिड्यूस क्यों कर रहा है ये? ताकि प्रेशर ये कम हो जाए कंटेनर में। समझ गए बात हो? तो इस केस में आपको स्टेटमेंट यही ध्यान रखना है कि रिएक्शन उधर जा रही है प्रेशर बढ़ाने पर जिधर गैस के मोल कम हो जा रहे हो। अब कम हो जा रहे हो तो वहां पे अपने पास तीन केस बनते हैं। केस फर्स्ट, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। जैसे मान लो ए से मैंने बना दिया 2B गैस। अब आप ये देखो, जब ये रिएक्शन होती है तो इसके एक मोल से कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। यानी अगर ये रिएक्शन इधर चली तो गैस के मोल बढ़ते जाएंगे, और अगर इधर चलेगी तो गैस के मोल कम हो जाएंगे। तो इधर तो एन गैस इंक्रीजेस, सही है? ये डायरेक्शन मुझे पता लग गई। मैंने क्या किया? इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या कर रही है? विल ट्राई टू मिनिमाइज डिक्रीज द प्रेशर जिधर गैस के मोल कम होते हैं। तो गैस के मोल किधर कम होंगे? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाएगी तो बी कम होने लग जाएगा, ए बढ़ने लग जाएगा। बी कम होगा, ए बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर इस केस में बस एक ही फैक्टर लिख दूं मैं, क्योंकि दूसरा में लिखूंगा प्रेशर इज डिक्रीज, तो वो फॉरवर्ड। ठीक, अगला देखिए केस सेकेंड, डेल्टा एनजी मैंने लिया लेस देन 0, नेगेटिव। मैंने इसको रिवर्स कर दिया 2A से B गैस। अब आप इसको एनालाइज कर लीजिए कि 2 मोल गैस के खत्म होते हैं तो 1 मोल गैस बनती। इसका मतलब इस डायरेक्शन में गैस डिक्रीजेस, सही है? तो मैंने चेंज क्या किया? इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर गैस के मोल कम होते हो, यानी फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड जाएगी तो देखिए क्या क्या इफेक्ट होगा, ये पूछ सकता है वो। पहला इफेक्ट, फॉरवर्ड जाएगी तो मोल्स ऑफ बी इंक्रीजेस, मोल्स ऑफ ए डिक्रीजेस, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स, ये मैंने अभी बता दिया है, और केसी या केपी कांस्टेंट। पता लग गया ना? तो जेई ने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है जैसे PCl5 वाला क्वेश्चन पूछ लिया। सडनली प्रेशर इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो केपी तो क्या रहेगा? ये बैकवर्ड जा रही है ना, तो एक्स डिक्रीजेस वाइल केपी कांस्टेंट। दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लें, हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो इसमें x डिक्रीजेस, केसी या केपी कांस्टेंट। ठीक, अब तीसरा पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। केस थर्ड, डेल्टा एनजी 0 आ जाए। अब डेल्टा एनजी जब 0 आएगा तो उस केस में ए से बी वाला केस ले लूं मैं, इसका मतलब रिएक्शन इधर जाएगी तब भी मोल वही रहेगा, क्योंकि एक मोल खत्म होगा तो एक ही मोल बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पे इधर आए या इधर आए, गैस के मोल तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट, यानी कि अगर मैं यहां ये बोल दूं इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर मैं कैसे बढ़ा रहा हूं, पिस्टन को ऊपर नीचे करके, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, हम लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन। नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन मतलब मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट। समझ गए बात को? मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट। इस में बोलोगे आप कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, लेकिन कुछ और फर्क तो पड़ेगा, वो अपन अगले वाले केस में देखेंगे, वॉल्यूम वाले में, ठीक है ना। ये वाला मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, वो क्या होगा वो हम वॉल्यूम वाले से देखते हैं। नोट कीजिए बराबर। अब वॉल्यूम चेंज का सेंस हमारा क्या है कि हम पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं, और पिस्टन ऊपर नीचे करेंगे तो यही चीज होगी कि अगर मैं वॉल्यूम को कम करता जाऊं तो अल्टीमेटली प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब दिस इफेक्ट इज रिलेटेड विद द प्रेशर चेंज, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी मैं यहां प्रेशर इंक्रीज करने के बजाय ये लिख दूं कि वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, किसका, कंटेनर का, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। अब आप ये देखो, इसका मतलब आप वही समझोगे कि प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, वॉल्यूम डिक्रीज किया, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज प्रेशर so that it goes in the direction where gaseous moles are। इसका मतलब यहां पे अपन इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लेंगे कि प्रेशर बढ़ाने पे तो उधर जाती थी जिधर मोल कम होते हो, और वॉल्यूम बढ़ाने पे उधर जाएगी जिधर मोल बढ़ते हो। ये याद करने के लिए ट्रिक है, मतलब अलग से इसको लिखना नहीं है, मतलब यहां पे नोट्स में नहीं लिखना, ये याद करने के लिए। तो दो लाइन याद रखोगे, प्रेशर बढ़ाने पे मोल कम होने चाहिए और वॉल्यूम बढ़ाने पे मोल बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और उसका लॉजिक कैसे दिमाग में लाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज किया कंटेनर का, सडनली प्रेशर बढ़ा, रिएक्शन प्रेशर कम करना चाहती है, तो कम करने के लिए उसको गैसेस के मोल कम करने चाहिए, उधर चली जाएगी जिधर गैसेस मोल कम हो। यानी मैं यहां पर ये दोनों इफेक्ट में इफ प्रेशर इज इंक्रीज की जगह क्या लिख दूं, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। किधर चली है, बैकवर्ड। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ा दूं तो किधर जाएगी, अपोजिट दिमाग में ला देंगे अपन। यहां जाए, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, ठीक है ना, यही जाएगी। यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, लॉजिक बता देता हूं। वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्रेशर बढ़ा दिया, अपोजिट करना है, प्रेशर कम करना है, गैस के मोल कम करने, गैस के मोल किधर कम होंगे, इस डायरेक्शन। तो आप तो सीधा ये देखो, एक लाइन दिमाग में मैं जो अभी बता रहा था कि वॉल्यूम बढ़ाने पर मोल बढ़ने चाहिए, वॉल्यूम कम करने पर मोल कम होने चाहिए, तो वॉल्यूम कम करने पर मोल कम होने चाहिए ना, किधर कम हो रहा है, इस तरीके से समझेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर मैं इसको प्रेशर का नाम दे दूं कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, मोल कम होने चाहिए, प्रेशर कम कर दिया, मोल बढ़ गया। अब मोल किधर बढ़ रहे हैं और किधर कम हो रहे हैं वो स्टोइशियोमेट्री बताने वाली, ठीक है। अब तीसरा इफेक्ट में बोलूं, केस थर्ड, मैंने बोला प्रेशर इज इंक्रीज्ड, यहां पे मैं कहता हूं कि वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, सपोज करो इंक्रीज्ड। अब हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे, देयर इज नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन मोल ए एंड बी, ठीक है ना, नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। पर देखिए फर्क क्या पड़ेगा कि मैं अगर पार्शियल प्रेशर ए बोलूं तो NaRT अपॉन V, ठीक। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं तो पार्शियल प्रेशर ए कम हो जाएगा ना, बोलो। और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ बी में लिखूंगा NbRT अपॉन V। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पी टोटल के बारे में मैं बोलूं, पी टोटल का क्या होगा,
पी टोटल एन टोटल आर टी अपॉन वी। एन टोटल तो कांस्टेंट है, वी बढ़ा रहा हूं तो पी टोटल कम हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका कि अगर वो बोले कि अगर उसने रिएक्शन दे दी ये वाली डेल्टा एनजी जीरो वाली और सडनली पिस्टन इज कंप्रेस्ड, ठीक है ना, व्हाट विल, या पिस्टन इज एक्सपेंडेड, ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट। अब ऑप्शन में वो दे दे मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, सही होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, गलत हो जाएगा। समझ गए बात? टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज कांस्टेंट, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स डिग्री ऑफ डिस्टेंस चेंजेस, नहीं, एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। रिएक्शन ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, रिएक्शन का शिफ्टिंग हो ही नहीं रहा ना। आप इस वाले केस में तो बोल सकते हैं एक्स डिक्रीजेस, इसे बोल सकते हैं एक्स इंक्रीजेस, पर यहां तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, तो एक्स भी क्या रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्स कांस्टेंट एज वेल एज केपी केसी कांस्टेंट। यार जब रिएक्शन कहीं जा ही नहीं रही है तो कोई अमाउंट खत्म थोड़े हो रहा है ऐसा करने से, और खत्म नहीं हो रहा तो पहले जितना ही हो रहा है ना वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट चेंज, यहां चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये वाला केस ऐसा है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि आप ध्यान से इसको देखना है कि डेल्टा एनजी जीरो में मेन चीज तो ये अपन को बताई जाती है कि कंपोजिशन इज नॉट चेंज, बल्कि शॉर्ट में लिख दिया जाता है नो इफेक्ट। नो इफेक्ट करके अपन हट गए, लेकिन नो इफेक्ट के अलावा और क्या क्या इफेक्ट है वो समझ लो, ठीक है ना। एक्स कांस्टेंट, केपी केसी कांस्टेंट, और पार्शियल प्रेशर चेंजेस एज वेल एज टोटल प्रेशर चेंजेस, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन डाल दिए जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे हर बच्चे के लिए, समझ गए बात को। तो ये चीज जो है अपन ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करो। एग्जाम्पल से मैंने लिख दिया सीधा इक्विलिब्रियम पे 1 मोल दोनों के पड़े हुए हैं 1 लीटर कंटेनर। मेरा पहला पार्ट है केसी क्या होगा इस रिएक्शन का, सीधा बता सकते हो, बोलो। 1/1 का पावर 2 अपॉन 1/1 पावर 1, केसी आ गया 1। अब इस इफेक्ट से रिलेटेड दूसरा केस है, इफ सडनली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is increased up to 2 लीटर। बताइए क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो गैस के मोल बढ़ेंगे, गैस के मोल किधर बढ़ेंगे ये यहां से पता लगेगा, फॉरवर्ड जानी है ये तो पता लगी क्या। अब इसको मैं मैथमेटिकली बताता हूं। कैलकुलेट न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ये न्यूमेरिकल हो गया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सडनली जैसे मैंने वॉल्यूम कंटेनर जो है यहां पे मैं इसको लिखूं ए से 2b, मोल हमने कितने लिए थे, 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल और 1 मोल मैंने ऐसे ही रखे, लेकिन सडनली मैंने कंटेनर का वॉल्यूम कितना कर दिया, 2 लीटर। क्या इक्विलिब्रियम रहेगा, नहीं रहेगा। तो मैं इस कंडीशन को क्या लिखूं, नो इक्विलिब्रियम। अब नो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, क्यू। क्यू कैलकुलेट करूं तो 1/2 की पावर 2 अपॉन 1/2 पावर 1, यह आ गया 1/2। इट इज लेस देन केसी। केसी कितना है, क्यू जब केसी से छोटा है तो रिएक्शन किधर चलनी चाहिए, पता लग गया ना। मैं जो चीज अपन लॉजिकली सोच रहे थे अभी, वो चीज हमें मैथमेटिकली पता लगी क्यू से। अब अगर मैं बोलूं कि ये वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है, तो यहां से न्यू इक्विलिब्रियम पर 1 मोल में से मैंने x मोल तोड़ दिए, ये मोल कर रहा हूं मैं, तो इधर कितना हो जाएगा 1 + 2x, स्टोइशियोमेट्री 1 2 की। ये बात समझो, ये मोल खत्म हुए, कॉन्सेंट्रेशन न्यू 1 - x/2 1 + 2x/2,
इसको रख दूं केसी में, जो कि हम कितना निकाल चुके हैं, केसी तो वही यूज करूंगा, कितना हो गया 1 + 2x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x/2। इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक सोल्व करके आपको क्या निकालना है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन न्यू इक्विलिब्रियम पे 1 - x/2, बी की कॉन्सेंट्रेशन न्यू इक्विलिब्रियम पे 1 + 2x/। x हम सोल्व कर लेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक से सोल्व करना पड़ेगा। तो x आपने नया इक्विलिब्रियम निकाल लिया। अब वो कई सारी चीजें आगे पूछ सकता है। अगर वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दे दिया उसने, ठीक है, टेम्परेचर साथ में दिया तो पार्शियल प्रेशर भी पूछ सकता है इन तीनों का। तो मोल पता लग गया ना, तो पार्शियल प्रेशर PV = nRT से निकाल सकता हूं। P टोटल पूछ सकता है, तो N टोटल इन सब का टोटल करके इंटू RT/V करके निकालो। क्लियर है पॉइंट? नोट करो। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। टेम्परेचर वाले इफेक्ट में हमें सबसे पहले रिएक्शन का डेल्टा H देखना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। और डेल्टा H एक ऐसी चीज है जिसको हम जो है रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते। अगर उसने कोई अननोन रिएक्शन दे दी जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं। तभी निकाल सकते हैं फुल प्रूफ जब डेल्टा H उसने मेंशन कर दिया। ज्यादातर डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ज्यादातर। लेकिन मैं इससे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा कि मान लो मुझे डिसोसिएशन दे दिया और मुझे नहीं डेल्टा H का आइडिया लग रहा है, तो भी मैंने ये रूल लगा दिया, तो फिर ज्यादातर केस में क्वेश्चन सही हो सकता है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी तो है। तो जब तक डेल्टा H के बारे में आइडिया ना हो, उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। अब इसमें मैं 2 केस ले रहा हूं। केस फर्स्ट कि मैंने बोला सबसे पहले डेल्टा H पॉजिटिव है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। जैसे A + x किलोजूल एनर्जी देकर हमने ये बना। इसमें बता चुका हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, K बढ़ेगा, ठीक है ना, K बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है तो X इंक्रीजेस। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है ना। अच्छा, इसमें T कम किया तो उल्टा सोच लेंगे। एक ही केस याद करना है, दूसरा केस तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको कि अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एक कैसे लिखा जाएगा, B + x किलोजूल एनर्जी निकल रही, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K उल्टा होगा, कम होगा। K कम होने का मतलब प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। तो X डिक्रीजेस इस वाले केस में, ठीक। अब आप ये देख लीजिए कि इसमें फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, जब हम टेम्परेचर को कम करें, बोलो। और एंडोथर्मिक में फेवरेबल कौन सी होगी, ताकि रिएक्शन किधर जाए, इसमें टेम्परेचर कम करूंगा, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। टेम्परेचर मैंने कम किया, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फेवरेबल कौन सी होगी इसकी, फेवरेबल का क्या मतलब है, व्हेन वी कैन अटेन मोर प्रोडक्ट, वी कैन अचीव मोर प्रोडक्ट। तो मोर प्रोडक्ट को ही फेवरेबल मानेंगे अपन, तो इसके लिए नीचे और इसके लिए फेवरेबल ये वाली कंडीशन। और बिल्कुल सिंपल बात है, एक कॉमन सेंस है, एंडोथर्मिक वेयर हीट इज रिक्वायर्ड। अब अगर हीट रिक्वायर्ड है और हीट ही देने लग जाओगे आप, ठीक है ना, तो रिएक्शन ज्यादा होगी, समझ बात हो। तो ये एक लॉजिक लगा के अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हैं, और डिटेल में अपन इसको पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो फैक्टर K को बदलने वाला सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। नोट कीजिए सर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बट खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है।
विच इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब अगर मान लो हम कैटेलिस्ट को डाल रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन। मैंने ये बात लिख दी, इसका क्या मतलब निकला कि जो मोल पड़े हुए रहते हैं इक्विलिब्रियम पर वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, चाहे रिएक्शन विद कैटलिस्ट कराओ या विदाउट कैटलिस्ट कराओ। ठीक। नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, Kc एंड Kp कांस्टेंट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अगर इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है, रिएक्शन कहीं नहीं जा रही है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्स का सेंस में क्या ले रहा हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है ना। तो आप इसको समझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद अगला जो इफेक्ट है डेल्टा एच इज कांस्टेंट। डेल्टा एच क्या होता है, रिएक्शन के दौरान होने वाला एंथैल्पी चेंज। और ये चीज हम 12th के टॉपिक में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसको मैं यहां नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। डेल्टा एच, और ये जेई ने पूछा हुआ भी है ना। तो डेल्टा एच इज कांस्टेंट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क डलता है, वो काइनेटिक्स चैप्टर में ही हम डील करेंगे कि हर रिएक्शन में जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है ना। यानी कि स्पीड यानी वेलोसिटी में बोल रहा हूं, तो रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। क्या मतलब है इसका कि रेट अगर बढ़ रही है, रेट का मतलब है स्पीड, रिएक्शन के होने की स्पीड दोनों की बढ़ गई, फॉरवर्ड की भी और बैकवर्ड की भी, कैटलिस्ट डालने से। तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट फॉरवर्ड इंक्रीजेस एज वेल एज के फॉरवर्ड इंक्रीजेस। के क्या है मेरे पास, के का मतलब है रेट कांस्टेंट। ये अपन इफेक्ट 12th के चैप्टर में पढ़ेंगे और एनियस इक्वेशन से। आप तो शॉर्ट में याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन तेजी से होने लग जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन ज्यादा होने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो रिएक्शन में कोलिजन ज्यादा हो, आर एफ बढ़ेगा तो मैंने बोला आर बी भी बढ़ेगा, तो के बी भी बढ़ जाएगा। ये फर्क पड़ा, के बी और के एफ दोनों बढ़ गए। लेकिन ध्यान रखना है बाय सेम फैक्टर। ये जेई ने एक बार एक क्वेश्चन दिया था, उसमें एक ऑप्शन डाला हुआ था कि व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2 times व्हाइल बैकवर्ड इंक्रीजेस बाय 1.7 times। सही की गलत? गलत स्टेटमेंट। अगर फॉरवर्ड 2 times होगी तो बैकवर्ड भी 2 times। सो दैट केसी की जो वैल्यू है केएफ अपॉन के बी, अगर ये n टाइम्स हो गया है और ये भी n टाइम्स हो गया है, तो ये चीज क्या बनी रहे, कांस्टेंट। यानी कैटलिस्ट का फर्क कहां कहां नहीं पड़ता है वो समझ लो। कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मोल ऐसे कैसे बने रहेंगे। केपी केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा एच पे कोई। लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से होने लग जाती है, तो आर एफ और आर बी दोनों बढ़ेंगे, के एफ और के बी भी दोनों बढ़ेंगे। ठीक है ना। इस पे भी इफेक्ट डालने वाला टेम्परेचर है, हाँ सॉरी कैटलिस्ट है। तो के एफ और के बी दोनों बढ़े बाय सेम फैक्टर, यानी अगर ये n टाइम्स होगा तो ये भी n टाइम्स होगा, ताकि इनका रेशियो क्या रहे। तो केसी एंड केपी इज नॉट चेंज व्हाइल केएफ एंड केबी आर चेंज। ये इंपॉर्टेंट फर्क है। यहां फर्क क्या है कि ये तो कौन सा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या है, रेट कांस्टेंट। तो आप शॉर्ट में याद रखोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट एक ही बात है। शॉर्ट में आप ये याद रखोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहेगा बट रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। और चेंज होंगे सेम फैक्टर्स। ठीक है ना। बाकी हम